नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। गाजा युद्ध का आज 15वां दिन है। इन 15 दिनों में न सिर्फ दोनों ओर भारी जानमाल का नुकसान हुआ है, बल्कि युद्ध का दायरा भी बढ़ चुका है। साथ ही बदल चुकी है युद्ध लड़ने की रणनीति। जो सामने दिख रहा है वो असल में सिर्फ मोहरा है। सब मैसेज हो रहा है, पर्दे के पीछे से सब कुछ मैनेज हो रहा है। बता दें आपको वो मास्टरमाइंड कौन है, इस बात से इजराइल और अमेरिका दोनों वाकिफ है। इजराइल एक्शन लेना भी चाहता है, मगर अमेरिका अलग ही रणनीति अपना रहा है। युद्ध के अगले दिन से ही कहा जा रहा है कि संभव है कि पूरी तबाही की पटकथा ईरान ने लिखी। शायद कहीं ना कहीं अमेरिका भी ये बात जानता है, फिर भी ईरान के खिलाफ अमेरिका एक शब्द नहीं बोल पा रहा। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी कौन सी बात है जिसका डर अमेरिका को इस कदर है कि वो ईरान का नाम भी अपनी जुबान पर लाने से कतरा रहा है। आज हम अड़ी में ईरान पर अमेरिका की सीक्रेट रणनीति पर बड़ा खुलासा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां काहिरा सम्मेलन में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने बड़ी बात कह दी है। बता दें, हम फिलिस्तीन नहीं छोड़ेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। ये बड़ा बयान है। हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, ये कहा गया है। कोई भी चुनौती आए हटेंगे नहीं। तो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति की तरफ से ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं और इसमें साफ कर दिया गया है कि हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, हम फिलिस्तीन में ही रहेंगे, उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। चुनौती कैसी भी हो, कोई भी हो, हम नहीं हटेंगे। तो काहिरा में, मिस्र के काहिरा में ये बड़ी बैठक हो रही थी, शिखर सम्मेलन, जिसमें ये तमाम बातें फिलिस्तीन के राष्ट्रपति की तरफ से कही गई हैं और ये साफ कर दिया गया है कि चुनौती कैसी भी हो, कोई भी हो, लेकिन हम नहीं हटेंगे। तो इजराइल की तरफ से लगातार हमले बोले जा रहे हैं गाजा पट्टी में। इस बीच बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं, जहां पर आईडीएफ की हमास के खिलाफ बड़ी तैयारी को लेकर खबर सामने आ रही है। इजराइल कर रहा है अगले चरण की तैयारी, जमीनी हमले समेत अगले चरण का प्लान जो है उस पर काम किया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। तो इजराइल की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। आईडीएफ की हमास के खिलाफ ये बड़े एक्शन की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, जहां इजराइल अब अगले चरण की तैयारी में जुट गया है। जमीनी हमले समेत अगले चरण का जो प्लान है वो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण। तो इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तैयारियां भी लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें साफ तौर पर देख सकता है कि हमास के सफाई की कसम आईडीएफ ने खा ली है और इसके लिए अलग अलग चरणों की भी अब खबरें सामने आ रही हैं, जिसके तहत बड़ी कार्रवाई करने की बात सामने आई है। और अब इसको लेकर जो रणनीति है उसका खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं कि आखिरकार वो कौन से फेजेस हैं जिसपे इजराइल बड़ा एक्शन लेगा। आइए अब सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान से टकराने से बच रहा है। इसके 3 प्रमुख आधार माने जा रहे हैं। तो पहला आधार क्या है आपके सामने रख रहे हैं। जब बाइडेन इजराइल गए तो उन्होंने अपने दौरे के आखिर में इजराइल को एक सीख दी। वो सीख थी 9/11 वाली गलती मत दोहराना, युद्ध को मुस्लिम विरोधी बनाने से बचो। ये सीख इजराइल को बाइडेन ने तब दी जबकि इजराइल हमास के खिलाफ गाजा में जमीनी जंग शुरू करने वाला था, मगर अमेरिका ने इसे रोक दिया। दूसरा आधार भी आपके सामने हम रख रहे हैं। बाइडेन जब इजराइल में थे तो इजरायली सेना को हिजबुल्लाह पर हमले से रोक दिया। सवाल है कि क्या अमेरिका डर रहा है कि हिजबुल्लाह से जंग लड़ी तो युद्ध की आग तेजी से मुस्लिम देशों तक पहुंचेगी और फिर एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। साथ ही ईरान को भी टक्कर देने जैसा होगा ये, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि हिजबुल्लाह की मदद और कोई नहीं बल्कि इजराइल का जानी दुश्मन ईरान कर रहा है। और तीसरा आधार भी आपके सामने, जहां यमन से हमले के खिलाफ 9 घंटे तक हूतियों से अमेरिका संघर्ष करता रहा। अमेरिकी वॉरशिप ने 4 क्रूज मिसाइलें और 15 ड्रोन
बम गिराकर इजराइल की तरफ किया गया हमला नाकाम कर दिया। लाल सागर में इतना बड़ा वार पलटवार चला, मगर अमेरिका ने इस पर एक शब्द तक नहीं बोला। हूती जैसा एक छोटा विद्रोही गुट सुपर पावर अमेरिका पर हावी क्यों हो गया? अमेरिका इतना सब होने के बाद भी चुप क्यों रहा? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिस पर अपने एक्सपर्ट से आगे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच अगली बड़ी खबर का हम लोग कर रहे हैं। हिजबुल्लाह का आईडीएफ पर बड़ा हमला। बता दें आपको, लेबनान सीमा के पास ये हमला किया गया है। ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने। हिजबुल्लाह ने बाकायदा इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। तमाम बड़ी खबरें और तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जहां पर इधर जो पहली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं उसमें इजराइल की एयर स्ट्राइक साफ तौर पर देखी जा सकती है। कैसे गाजा पट्टी में इजराइल जो है लगातार एयर स्ट्राइक कर अलग अलग ठिकानों को तबाह कर रहा है। माना यह जा रहा है कि हमास के लड़ाके इन अलग अलग इमारतों में छिपे हैं। ऐसे में इजराइल की ओर से इन तमाम इमारतों को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। किस तरीके से हो रही है ये पूरी एयर स्ट्राइक, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और इस बीच अगली तस्वीर भी अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक तरफ हमने आपको दिखाया इजराइल के एयर स्ट्राइक, दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से इजराइल के कम्युनिकेशन टावर, सूचना टावर निशाने पर हैं। यह आप तस्वीरों में देखिए, तो इजराइल के कम्युनिकेशन टावर्स को भी टारगेट किया जा रहा है और कैसे उन्हें तबाह किया जा रहा है इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त बता रही हैं ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या स्थिति है, क्या है हालात, ताकि आप पूरी पिक्चर समझ सके। और एक और तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, एक और वीडियो। ये देखिए, हिजबुल्लाह का हमला इन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो एक तरफ एक मोर्चे पर हमास के लड़ाके इजराइल को चुनौती दे रहे हैं, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह किस तरीके से हमले कर रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और इस बीच अगली तस्वीर आपके सामने, ये आप देख रहे हैं राफा क्रॉसिंग की ये तस्वीरें, जहां पर जिसे खोलने के बाद बताया जा रहा है करीब 20 से ज्यादा ट्रक्स जिनमें मानवीय मदद थी और जो इंतजार कर रहे थे इस क्रॉसिंग के खुलने का। जैसे ही यह क्रॉसिंग खुली, बॉर्डर पार कर ये गाजा की तरफ रवाना हो गए। तो मिस्र की ये राफा क्रॉसिंग को पार कर ये जो तमाम मदद का सामान लादे हुए ट्रक हैं, ये गाजा की तरफ रवाना हो गए और उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो जब राफा बॉर्डर खोला गया, ये तस्वीरें सामने आई। 200 के करीब ट्रक्स बताए जा रहे थे जो इस क्रॉसिंग पर इंतजार कर रहे थे। इसके खुलने का एक लंबा इंतजार किया गया और जब कुछ समय के लिए इस बॉर्डर को खोला गया तो तस्वीरें ये सामने आई। और ये आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर मानी जा रही है, जहां पर मिस्र की राजधानी काहिरा में शांति सम्मेलन हुआ है और इसमें कई बड़े देश शामिल हुए हैं। बड़ा संदेश यहां से फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने भी दिया है, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन में इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। हालात कितने भी तनावपूर्ण हो जाएं, कोई भी चुनौती क्यों ना आ जाए, हम हर सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और इस बीच बता दूं, बेहद खास मेहमानों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मेरे साथ इस वक्त दिख रहा है आपको मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल सर एज डिफेंस एनालिस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा एयर मार्शल रिटायर्ड राजेश कुमार जी बतौर डिफेंस एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा रंजीत राय जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया एज डिफेंस एक्सपर्ट। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बिशंबर सर, इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है उसको बहुत अच्छे से समझना भी होगा और दर्शकों को भी समझाना होगा, क्योंकि अभी जो स्थिति है, जिस तरीके के प्लेसमेंट्स यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, उसको आप किस तरीके से
देखते हैं भूमध्य सागर में 10 से ज्यादा युद्धपोतों का, वो भी अमेरिकी युद्धपोतों का मौजूद होना, यहाँ पर यमन की तरफ से जब हमला बोला जा रहा है तो ये युद्धपोत उससे डील कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक वॉर फ्रंट जो है वो खुला हुआ है। अभी आप इस युद्ध को कहां जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, प्राइमरीली हमारे दर्शकों को समझना पड़ेगा कि युद्ध जो है वो सिर्फ इजराइल और हमास के बीच में है, जो कि गाजा स्ट्रिप में 40 बाय 12 किलोमीटर के एरिया में सीमित है जी। अब हमास का कोई ऐसा बड़ा सपोर्टर नहीं है जो डायरेक्ट इस वॉर में आए। ना तो लेबनान जो है, वो जो लेबनान जिसकी हम बार बार बात करते हैं, जहां से हिजबुल्लाह का जो एक्शन है वो ग्राउंड फोर्सेस तक लिमिटेड है। वो ग्राउंड पे उनको इनकी फोर्सेस को टाई अप रखेगा, उससे ज्यादा उनमें भी आज के दिन कैपेबिलिटी नहीं। सीरिया जो है वो खुद एक गृह युद्ध से इतनी मुश्किल से उभरा है कि वहाँ आईएसआईएस जैसी पावरफुल उनको डिस्ट्रॉय करने में, वहाँ भी नॉन स्टेट एक्टर्स जरूर कहीं कहीं जा सकते हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ भारी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो डिफंक्ट पड़े थे, जो आज तक। जॉर्डन की भी बहुत पतली हालत है फाइनेंशियली, इजिप्ट की भी बहुत पतली, इजिप्ट मिस्र की भी बहुत पतली है। तो ये सिर्फ पीस की अपील कर सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो वेस्ट बैंक है, देखिए जो यहाँ पे वेस्ट बैंक के अंदर जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यहाँ पे है, प्रेसिडेंट अब्बास उनके यहाँ से यहाँ पे हैं, वो वेस्ट बैंक में है जी। तो वेस्ट बैंक का भी कोई बड़ा गाजा के साथ कोई बड़ी सपोर्ट नहीं है। जो अमेरिका है वो बहुत वेल इन टाइम आके हुआ है कि इसमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं है। और अभी जो कायरो में जो जर्मन स्टेटमेंट आई है कि लड़ाई जारी रहनी चाहिए, उसमें एक बात स्पष्ट है कि अमेरिका और वेस्ट अब बिल्कुल इजराइल के साथ है कि वक्त है गाजा के अंदर हमास को खत्म कर दिया जाए। गाजा के अंदर हमास को खत्म जी। अब गाजा की स्टेट ये है कि गाजा नॉर्थ में कोई 5 लाख के करीब आदमी होंगे विद हार्डकोर टेररिस्ट ऑफ हमास, और साउथ में जो साउथ का 20 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर जाने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ सबको जाने के लिए, वहाँ आज के दिन कम से कम भी 20 लाख आदमी होंगे जी। और उसी के बिल्कुल पीछे जो है, जो बार बार हम बात कर रहे हैं रफा क्रॉसिंग की, जो हम बात करते हैं वो इसके साउथ में रफा क्रॉसिंग। तो रफा क्रॉसिंग से बड़ी मुश्किल से 15 दिन के बाद कोई एड आने की वो हुई है, जिसमें कि अगर आप देखें तो कुछ भी एड नहीं है, क्योंकि 20 ट्रक 5 टन 125 टन 20 लाख आदमी, कैसी एड है ये? मेडिकल एड, फूड एड, वाटर एड, हर एक चीज की है। ठीक है। तो स्थिति इतनी गंभीर है यहाँ पे, और लगातार इजराइल जो है वो एयर बम्बार्डमेंट करे जा रहा है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर 40% यहाँ की जो कंस्ट्रक्टेड एरिया वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। अब ये है कि भाई जब तक मतलब दुनिया इंटरफेयर नहीं करेगी, पीस की वो नहीं करेगी, अब एक ह्यूमन क्राइसिस आएगा कि जो पैलेस्टीनियन ह्यूमंस हैं, जो पैलेस्टीनियंस हैं, जो हमास नहीं है, जो इस इलाके में रहते हैं, अब उनमें हाहाकार मचेगी। और वो तस्वीरों में हम देख भी रहे हैं। रंजीत जी, सवाल मेरा आपसे है, यहाँ पर जो हालात और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से अपडेट्स जो हमें लगातार मिल रहे हैं, हमें ये समझना भी होगा कि हिजबुल्लाह पर क्यों कठोर नहीं हुआ जा रहा है जितना हमास पे हुआ जा रहा है। एक सवाल तो मेरा ये भी है, और दूसरा मैं ये भी समझना चाह रही हूँ कि किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को अमेरिका के ये युद्धपोत हैंडल कर रहे हैं, जिन्होंने करीब 9 घंटे लंबा संघर्ष किया हूतियों के साथ, लेकिन कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया। सर, बिल्कुल आपने जो अभी समझाया वो कट हो गया जी। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी आपकी मैं पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन पहला जो आपने सवाल पूछा कि हिजबुल्लाह के ऊपर क्यों अटैक नहीं हो रहा, आपको ये पता होना चाहिए हिजबुल्लाह ईरान की सपोर्ट लेता है। अगर जो इजराइल को टक्कर लेनी है ईरान के साथ तो हिजबुल्लाह को वो कुछ कर सकते, लेकिन हिजबुल्लाह भी फायरिंग कर रहा है। हिजबुल्लाह भी जो के देखिए, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसमें जैसी हमारी मिलिट्री की कड़क कंट्रोल होती है वो नहीं होती है, किसी को भी आइडिया हो गया। अब ये लड़ाई जो हुई है, कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री इतिहास फिर होता है। 50 साल के बाद योम किपुर लड़ाई जो हुई थी 1967 में, वो उस वक्त इजिप्ट और सीरिया इजराइल को अटैक किया। इस टाइम सिर्फ हमास, क्योंकि उनके पास कोई जमीन नहीं है। आपने बहुत अच्छी तरह समझाया कि पैलेस्टीनियन लोग कहाँ रहते हैं, रहते हैं वेस्ट बैंक में, जहाँ जेरूसलम भी है, उसके उत्तर पे तेल अवीव है, उत्तर पे है लेबनान। तो ये जो है एरिया में सिर्फ हमास 50 साल के बाद
तंग आ गए कि हमारी पैलेस्टीन कोई जमीन भी नहीं है, जी। तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग की। जी। इसराइल मोसाद जो है इंटेलिजेंस एजेंसी, नोन नंबर 1 इन द वर्ल्ड, लेकिन मोसाद इंचार्ज नहीं है इसका हमास का। तो ये चकरा गई, पूरी दुनिया चकरा गई कि कैसे 5000 रॉकेट, जो मैं समझता हूँ आए हैं चाइना ईरान से, वो आते हैं चाइना से, जाते हैं इजिप्ट की तरफ, सूडान वगैरह जाके फिर आते हैं। तो ये फायर पावर के साथ उन्होंने जो किया गया, और कितने सोल्जर्स मार दिए। ठीक है। एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था जी, वहाँ जाके, और वो तस्वीरें सर, वो तस्वीरें आज भी हर किसी को हैरान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। इस बीच एयर मार्शल राजेश कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, सवाल यहाँ पर ये, जिस तरीके से आईडीएफ चुन चुन कर एयर स्ट्राइक कर रही है, बड़े लेवल पर एयर स्ट्राइक कर रही है, और हमास के अलग अलग ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, हमास जिस तरीके से उनके अलग अलग ठिकानों पर हम देख रहे हैं हमले हो रहे हैं, ये आपको लगता है कितना लंबा और खींचेगा, या फिर एयर स्ट्राइक की बदौलत इस युद्ध को जल्दी खत्म करने की कोशिश आईडीएफ द्वारा? देखिए, एयर स्ट्राइक से जो है ग्राउंड फोर्स का प्रिपरेशन हो सकता है, लेकिन उससे जो है युद्ध खत्म नहीं हो सकता। किसी निर्णायक मोड़ पर भी नहीं पहुंचेगा सर? निर्णायक मोड़ पे लाया जा सकता है, लेकिन एयर स्ट्राइक का मतलब यही है कि जो भी उनके एम्यूनिशन डंप है उन सबको हिट किया जाए, और जो टेररिस्ट हैं उनको भी उनको लगे कि अगर हमारे पूरे हमास की फोर्स जो है वो वाइप आउट हो जाएगी तो शायद कुछ शांति वार्ता पे आ जाए। लेकिन ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं ये चलती रहेंगी जब तक ग्राउंड ऑफेंसिव स्टार्ट नहीं होगा। जब ग्राउंड ऑफेंसिव की प्रिपरेशन के लिए ये है। और ये जो आपने हिजबुल्लाह का सवाल पूछा, ये हिजबुल्लाह के साथ क्यों नहीं लड़ाई चल रही है, तो हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई तभी होगी जब टारगेट होगा ईरान। अभी हमास को हैंडल करना जरूरी है, और हो सकता है बाद में ईरान के साथ भी कुछ तू मैं हो जाए, लेकिन हिजबुल्लाह जो है, जब भी इजराइल को ईरान के साथ कुछ करना है तो उसको हिजबुल्लाह के थ्रू ही जाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हिजबुल्लाह जो है वो ईरान का सेफ्टी कवच है, तो वो उसको इतनी जल्दी कमिट नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर डायरेक्टली जो है थ्रेट ना हो। तो इसलिए अभी हमास का ऑपरेशन चलता रहेगा, क्योंकि सबसे पहले जो है हमास को खत्म करना है, बंधकों को छुड़ाना है, वो इमीडिएट एम है। जब तक वो खत्म नहीं होगा बाकी चीजें बाद में ही। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप कह रहे हैं, इस युद्ध का अंत आप तभी होगा जब हमास को पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया जाएगा, उसका खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन भविष्य के खतरों से निपटने के लिए हिजबुल्लाह को भी तो टैकल करना होगा आपको, कि कभी आपके लिए वही थ्रेट हिजबुल्लाह ना बन जाए जो आज हमास है। देखिए, जहां तक हिजबुल्लाह की बात है, हिजबुल्लाह के ईरान से कनेक्शन जरूर हैं, और जब आपके ईरान से कनेक्शंस हैं तो ईरान के आप नॉन स्टेट एक्टर हैं एक तरह से। तो ऐसे ही इस इलाके में बहुत तंजीम है, मतलब अरब वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया और यूएई को छोड़ के अगर आप देखें, ईरान में है, आप देखें अफगानिस्तान में है, पूरे के पूरे सीरिया के अंदर हमने लड़ाई देखी है। तो ये मैं नहीं समझता इस तरह से आप आइडियोलॉजी को कभी भी नहीं खत्म कर सकते। तो हिजबुल्लाह से अभी किसी किस्म का कोई इतना बड़ा थ्रेट नहीं है इजराइल को। इसके पीछे सर अमेरिका कहीं ना कहीं नजर आता है, क्योंकि अमेरिका भी सीधे तौर पर ईरान से कोई पंगा ले, जैसा कि कहा गया, हमने बताया भी। देखिए, ऐसे है, ईरान भी नहीं चाहेगा डायरेक्टली अमेरिका से कोई कन्फ्रंटेशन। तो ये कुल मिलाकर जिस तरीके से जो बाइडेन ने साफ तौर पर कहा कि 9/11 वाली गलती हमें नहीं दोहरानी, और हमने देखा था किस तरीके से उस दौर में हमने इस्लामोफोबिया का एक पूरा दौर देखा था, और अब उससे बचने की सलाह दे रहे हैं जो बाइडेन। तो कुल मिलाकर ईरान पिक्चर में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, इसलिए भी अमेरिका सीधे सीधे ग्राउंड ऑपरेशन की अनुमति नहीं दे रहा है क्या? नहीं, ऐसा ईरान इस इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन नहीं दे रही आपके साथ। ग्राउंड ऑपरेशन तो ये इतनी सी गाजा स्ट्रिप है, ग्राउंड ऑपरेशन का मतलब है अभी तक टनल्स इंटैक्ट हैं,
अभी तक हमास की मेजर स्ट्रेंथ इंटैक्ट है, हमास की मेजर स्ट्रेंथ, अभी आज भी वो रॉकेट निकाल के फायर कर रहा है। तो इस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन थोड़ी जाते हैं। जैसे एयर मार्शल साहब ने बताया, पहले ये कंप्लीट एयर पावर से, आर्टिलरी पावर से, रॉकेट पावर से, ये तो देखिए ये 12 किलोमीटर ऐसे है, कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, ये ऐसे 40 किलोमीटर से पूरा, इसका डिस्टेंस कुछ भी नहीं है पूरा। हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखिए बिल्कुल ये पूरी की पूरी 42/12 के करीब मेरे ख्याल में मैक्सिमम जाती है। दैट इज द, इतना ही तो एरिया है। अब इसको पूरे के पूरे को आप अंडर आपकी ऑब्जर्वेशन है, इधर से ये पूरा ब्लॉक्ड है। इजराइल को ये मिस्र अपना इजिप्ट कोई परमिट नहीं कर रहा है, तो ये आइसोलेटेड एरिया है। आप यहाँ कोई एड नहीं जाने दे रहे, कोई बाहर से मदद नहीं आ रही, तो आप इस पूरे एरिया, नॉर्थ गाजा है, ये गाजा सिटी है, ये भी पूरा नॉर्थ है, ये आई मीन पूरा का पूरा यूं समझो रिवर के ऊपर पूरा का पूरा एरिया नॉर्थ गाजा है, राइट। इसको कंप्लीट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको पहले कंप्लीट सॉफन अप करना पड़ेगा। पहले मेजर टारगेट, उसीलिए एयर स्ट्राइक की जा रही है, एयर स्ट्राइक्स, आर्टिलरी और यूएवीज और रॉकेट्स, एवरी सब कुछ तो फायर हो रहा है इसमें, और सब प्रिसाइज गाइडेड है। लेकिन इनकी टनल से निकालने के लिए ये बारी बारूद सब कुछ और 10-15 दिन लगेंगे, फिर भी एकदम अटैक नहीं जाएगा, फिर फेजेस में अटैक जाएगा। जी तो ये जो फेजेस की बात है, यही आज हमारे शो का लबुलुआब भी है, जहां हम आपको अलग अलग चरणों में बताएंगे किस तरीके से पूरी प्लानिंग कर ली गई है। लेकिन आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बताना बहुत जरूरी हो जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बता दें आपको, खबर सामने आ रही है जहां पर ये तस्वीरें इस वक्त हम सामने देख पा रहे हैं। हमास के डिप्टी चीफ के घर पर कब्जा हो गया, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, सालेह अल अरौरी के घर पर कब्जा हो गया है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ का ये बड़ा एक्शन हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो ये तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं लगातार, और ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़ा एक्शन लिया गया है। और ये देखिए, वेस्ट बैंक में आईडीएफ का बड़ा एक्शन, और जिस तरीके से टारगेटेड अटैक लगातार आईडीएफ की तरफ से किए जा रहे हैं, इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, इसे उसी तरीके का बड़ा एक्शन माना जा रहा है, जहां पर चुन चुनकर अपने दुश्मनों का खात्मा किया जा रहा है, सफाया किया जा रहा है। हमास के डिप्टी चीफ के घर पर कब्जा इसी तरफ इशारा कर रहा है। और बता दें आपको, इजराइल हमास जंग में ईरान की भूमिका को लेकर काफी बातें हो रही हैं। अंदर खाने ये खबर सबको पता है कि इजराइल से ईरान की दुश्मनी पुरानी है, लिहाजा ईरान की रणनीति बिल्कुल अलग है, ये बता दें आपको। भले ही ईरान के पास 56 मुस्लिम देशों का साथ है, फिर भी ईरान या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC में शामिल बाकी के 56 में से एक भी देश सीधे तौर पर युद्ध में नहीं उतर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। उन मिलिशिया ग्रुप्स की जो इजराइल के खिलाफ इस जंग में ईरान के आदेशों का पालन करते हैं, जैसे कि आपको ये ग्रुप्स बता दें, इनमें हमास शामिल है, हिजबुल्लाह, अल-कुद्स, आइसिस, हूती, चेचन लड़ाके, बोको हरम, अल बद्र और वैगनर के लड़ाके। इन मिलिशिया ग्रुप्स की सामरिक शक्ति में इजाफा कर ईरान अपना मकसद कहीं ना कहीं पूरा कर रहा है। तो वहीं इन सब के बीच अमेरिका का गेम प्लान कुछ और ही है। अमेरिका पर्दे के पीछे से चीजों को कंट्रोल कर रहा है। एक तरफ हूती पर तो एक्शन लेता है, मगर दूसरी ओर ईरान पर खुलकर सामने आने से वो बच रहा है, और ऐसा साफ तौर पर देखा जा सकता है, नजर आ रहा है। तो ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अमेरिका की जो रणनीति है उस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि इसमें आखिरकार अमेरिका क्या सोच रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राजेश सर, आपसे ही समझना चाहूंगी कि किस तरीके से इसको आप देखते हैं कि सीधे सीधे किसी भी तरीके के कॉन्फ्रंटेशन से क्या अमेरिका भी बच रहा है? देखिए, बचने की बात नहीं है, अमेरिका ने अपना पूरा सपोर्ट दिया है, लेकिन डायरेक्टली वॉर में कमिट करना वो एक अलग बात है। इसीलिए उन्होंने अपने सारे युद्धपोत जो हैं भूमध्य सागर में रखे हैं, और ये जो हिजबुल्लाह के जो लड़ाकू हैं उनको ये सिग्नल है कि अगर आपने कुछ लार्ज स्केल एक्शन लेने की कोशिश की तो हम तैयार हैं आपको काउंटर करने के लिए। तो वो डायरेक्टली अभी ईरान से लड़ाई नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं कि वो बचना चाहते हैं, उनमें ताकत नहीं है, वो इस युद्ध को और फैलाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक यूक्रेन में ऑलरेडी युद्ध हो रहा है, एक इधर युद्ध हो रहा है। अगर ये पूरा फैल जाएगा
तो इसका पूरी दुनिया पे काफी बुरा असर पड़ेगा। और मेरे ख्याल में ये अच्छी रणनीति भी है कि युद्ध को फैलने ना दिया जाए। जो भी चीजें हैं वो अभी जैसे हमास को डिस्ट्रॉय करना सबका मकसद है, क्योंकि उन्होंने ऐसी हैवानगी वाली हरकतें करी हैं, तो उसी पर सब लोगों की नजर है। अगर ज्यादा फैल जाएगा तो हमास भी हो सकता है अपने नेट से निकल के चला जाए, तो वो भी ना हो पाए। तो ऐसी चीज करने से बेहतर यही है कि थोड़ा संयम बरतें। और उन्होंने जैसे इजराइल को हिदायत दी है कि 9/11 के बाद हमने वो गलती दोहराने की जरूरत नहीं है जी। वो गलती दोबारा ना दोहराएं। वही सीख वो खुद ले रहे हैं कि दूसरों को अभी युद्ध को फैलने ना दें और रोष में काम ना करें, और इसको जो है सीमित रखें, ताकि जो हमास को डिस्ट्रॉय करने का सबका एक सहमति सी बन गई है, उस पे काम किया जाए। बिल्कुल। तो अमेरिका के सीधे तौर पर अगर इसमें कूद जाता है तो जैसा कि हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि विश्व युद्ध है या फिर वर्ल्ड वॉर की आशंका है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आगे हम ईरान के खिलाफ अमेरिका के ग्लेम प्लान पर बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। तेल अवीव पर कई रॉकेट्स दागे गए हैं। इजरायली एयर डिफेंस ने हमले को हालांकि नाकाम कर दिया है। आयरन डोम ने 3 रॉकेट नष्ट किए हैं, ऐसा अपडेट भी हमें मिल रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तेल अवीव पर एक साथ कई रॉकेट्स एक बार फिर से दागे गए हैं, जिन्हें इजरायली एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया। तो एक बार फिर से तेल अवीव पर बड़ा हमला हुआ। और एक और बड़ी खबर आ रही है। यमन के हमले को नाकाम करने की तस्वीर सामने आई है। अमेरिकी नौसेना ने इसका फोटो जारी किया है। हूती विद्रोहियों ने दरअसल हमला किया था इजराइल पर। यूएस युद्धपोत कर्नी ने लाल सागर से मिसाइलें दागकर इस हमले को नाकाम कर दिया था। यानी इजराइल पर होने वाले हमले को अमेरिका की ओर से किस तरीके से नाकाम किया गया, उसकी तस्वीरें आपके सामने है। युद्धपोत कर्नी ने इस हमले को नाकाम किया था और बाकायदा अमेरिका की ओर से अब इसका वीडियो भी जारी किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो अमेरिका की ओर से साझा की गई है। अमेरिका के 10 युद्धपोत इस वक्त भूमध्य सागर में है, 2 और पहुंच चुके हैं। तो ये इस वक्त की बड़ा डेवलपमेंट आपके सामने, जहां पर हूती विद्रोहियों ने जिस तरीके से हमला किया था उसे अमेरिका की ओर से किस तरीके से नाकाम किया गया, उसकी तस्वीरें अब अमेरिका ने ही जारी कर दी। बड़ी खबर, इजरायल ने मध्य गाजा में जबरदस्त हमला किया है। 12 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। मृतकों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। दीर अल बला में अबू शुएब परिवार पर हमला हुआ है। इजरायली युद्धक विमानों ने अटैक किया था और इसमें 8 बच्चे भी मृतकों में शामिल हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहां 12 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है और इन मृतकों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। तस्वीरें विचलित कर देने वाली। लगातार युद्ध क्षेत्र से ऐसे ही वीडियोस सामने आ रहे हैं। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट तस्वीरें आपके सामने, वीडियो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बता दें आपको, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं अल-कस्साम ब्रिगेड का ड्रोन से हमला हुआ है, जिसमें एक टैंक को तबाह किया गया है। ड्रोन का इस्तेमाल भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है और इन तस्वीरों में आप एक से ज्यादा ड्रोन्स को देख पा रहे हैं। बाकायदा ये वीडियो सामने आया है जिसमें अल-कस्साम ब्रिगेड किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। अपने टारगेट को किस तरीके से तबाह किया जा रहा है, इसका वीडियो भी जारी किया गया। कुछ और तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो है महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें साफ तौर पर हिजबुल्लाह किस तरीके से हमला कर रहा है ये नजर आ रहा है। ये देखिए, एक एक कर हिजबुल्लाह के हमले तेज होते हुए इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो एक मोर्चे पर हमास से युद्ध लड़ रहा है इजरायल, तो दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह के हमले भी लगातार जारी हैं।
और इस बीच एक और महत्वपूर्ण तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये देखिए, हमास पर इजराइल ने किस तरीके से हमला बोला है, इसका बाकायदा वीडियो जारी किया गया है। और इस बीच कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको हैरान भी करेंगी, परेशान भी करेंगी। इसमें एक बच्चा मलबे के ढेर में कुछ तलाशता हुआ नजर आ रहा है और ये तस्वीरें उन इलाकों से सामने आ रही हैं जो अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और इस मलबे के इस ढेर में जिंदगी को तलाशता बचपन आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और इस बीच एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर बड़ी खबर भी सामने आई कि अमेरिकी 2 बंधकों को हमास ने छोड़ दिया है। ये वो 2 महिलाएं हैं जो हमास के कब्जे में थी। इनकी रिहाई का ये वीडियो है और बताया जा रहा है कि इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इनसे बातचीत भी की है। तो अमेरिका के 2 बंधक छूट गए हैं और यही वो 2 बंधक हैं जो हमास के कब्जे में थे। तो इनकी ये रिहाई का वीडियो है जो सामने आया है। तो हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। रंजीत सर, इस तरीके की तस्वीरें बीच बीच सामने आई हैं जहां पर यह भी माना जा रहा है कि अमेरिका की स्ट्रैटेजी का हिस्सा ये भी हो सकता है, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पहले ग्रीन सिग्नल दिया गया, फिर वेट करने को बोला गया और फिर यह भी मैसेज दे दिया गया कि जो भी आप करें सोच समझ कर करें, क्योंकि ये हॉस्टेज सिचुएशन भी एक बड़ा चैलेंज है इजराइल के लिए। बिल्कुल ठीक आपने बोला। आपने एक टैक्टिकल बात बोली है और 2 जियोपॉलिटिकल। टैक्टिकल मतलब अमेरिका ने समझाया है इजराइल को, अगर जो आप अंदर चले गए सोल्जर्स के साथ तो फाइटिंग इन बिल्ट अप ऑपरेशन एरिया, वहाँ फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया बहुत मुश्किल होता है। तो आपके सहयोगी ने बताया पहले एयर अटैक्स होएगा, वो उसको जब टोटलाइज कर देगा तब आर्मी जाएगी, इसीलिए डिले हो रही है, लैंड अटैक के लिए डिले हो रही है। दूसरा, आपने जियोपॉलिटिकल बहुत अच्छा बात कही। देखिए, ईरान के साथ चाइना है, ईरान के साथ रशिया है, ईरान के साथ नॉर्थ कोरिया है। तो अब इसलिए ईरान को 56 नेशंस सपोर्ट करते हैं, ये हमास को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई ईरान को नहीं छोड़ेगा। हिजबुल्लाह को भी आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, लेकिन हिजबुल्लाह लेबनान में है, हमास को ढकेल रहे हैं। तो कि जो गाजा में लोग हैं पैलेस्टीनियन, चले जाइए लेबनान, आप नॉर्थ को चले जाइए, अपनी जान बचानी है तो आप चले जाइए नॉर्थ। और कुछ अब सोच हो रहा है, बिल्कुल ठीक आपने समझाया कि कब लैंड अटैक होगा, जब ग्राउंड बिल्कुल रेडी हो जाएगा। नहीं तो बेचारे ये ग्राउंड फोर्सेस जाएंगे, उनको गलियां नहीं पता। ये अफगानिस्तान का एक्सपीरियंस है, हमारा भी एक्सपीरियंस है, हमारी आर्मी का भी एक्सपीरियंस है श्रीलंका में। अगर जो आपको उसकी जियोग्राफी नहीं पता है, वो कहाँ से आपको अटैक कर दे, छत के ऊपर से कर देगा वो। और अब उसके ऊपर ड्रोन भी चल रहे हैं, तो ड्रोन तो आपको पता है पाकिस्तान से भारत में आते हैं ड्रोन। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह समझाया है आपके दर्शकों को कि ग्राउंड अटैक तब हो सकता है जब लेवल हो जाए और सोल्जर्स की मौत नहीं हो, इजरायली सोल्जर्स बचे। और जियोपॉलिटिक्स, ईरान है, चाइना के साथ तेल बेचता है, रशिया के साथ है, हथियार बेचता है, बख्तियार ड्रोन भी बेचे हैं उन्होंने। इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। इस बीच बिशंबर सर, आपसे भी एक अपडेट ये चाहूंगी कि हम ये बता रहे हैं कि इजराइल कैसे अलग अलग मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, अलग अलग आउटफिट्स के साथ जंग लड़ रहा है, और इस बीच अब जॉर्डन में भी शिया मिलिशिया की तरफ से कह दिया गया कि हमले हमारी तरफ से भी किए जाएंगे। इसे कितना बड़ा चैलेंज आप इजराइल के लिए मानते हैं? हालांकि हर संभव मदद अमेरिका भी उस तक पहुंचा रहा है, यूके ने भी कह दिया है कि हम हर संभव मदद आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, इस इलाके में इजराइल एक सुपर पावर है और जॉर्डन में जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो जॉर्डन के अंदर कई दिन से, और इसीलिए प्रेसिडेंट बाइडेन जॉर्डन जाना था, नहीं गए, क्योंकि वो वहाँ पे लगातार जो है अमेरिकन एम्बेसी और जो उनकी एम्बेसीज हैं उनको घेर के वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी तक उनका इस किस्म से कोई अटैक नहीं आया। देखिए, अगर जॉर्डन से किसी किस्म का कोई अटैक आता है तो पहले तो जॉर्डन का वेस्ट बैंक में देखो ना, वेस्ट बैंक में पिछले 15 दिन से जब से लड़ाई स्टार्ट हुई है, जो पैलेस्टीनियंस हैं वो 90 पैलेस्टीनियंस ऑलरेडी कैजुअलिटी मतलब किल्ड हैं और बहुत से उनमें से बंधक भी बना दिए गए हैं। तो इजराइल कंप्लीटली डोमिनेंट है
जॉर्डन वार्डन में कोई ऐसा खास दम नहीं है। इस पूरे इलाके में अगर दम है तो ईरान में है, बाकी सब डिफेंसिव फोर्सेस हैं और उनके पास डिफेंस के अलावा कोई भारी शक्ति नहीं है कि इजराइल पर अटैक कर दें। और ईरान इससे बहुत ज़्यादा डिटैच है, वो सिर्फ इन नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज़ करना चाहता है ताकि यहाँ अनस्टेबिलिटी रहे, ताकि यहाँ हाहाकार मची रहे और ताकि इजराइल ये इलाका जो है वो प्रोमिनेंस में रहे। और जब अमेरिका इतना अर्ली 7 तारीख को अटैक हुए, 8 तारीख को यूएस ने अपनी कंप्लीट फ्लीट मूव कर दिया, तो जो कि ऑलरेडी ब्लॉक था। ये ब्लॉकेज के लिए नहीं है, ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है, ये शो ऑफ स्पोर्ट है, तो कोई इसमें ज्यादा फैलने का अंदेशा नहीं है। अल्टीमेटली एम है गाजा स्ट्रिप को कैसे सॉफन अप किया जाए, कैसे हमास की बिल्टअप एरियाज को डिस्ट्रॉय किया जाए, कैसे बंकर्स को डिस्ट्रॉय किया जाए, कैसे उनको एक ओपन स्पेस, कैसे उनकी टनल्स को डिस्ट्रॉय किया जाए ताकि ग्राउंड ऑपरेशंस आसान हो। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं जहां गाजा पट्टी में हवाई हमले का वीडियो जारी किया गया है। आईडीएफ की ओर से हमले का वीडियो जारी किया गया है। गाजा पट्टी में यह हमला हुआ है। हमास के हेडक्वार्टर को दरअसल निशाना बनाया गया है। एंटी टैंक लॉन्चर, सैन्य उपकरण तबाह कर दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहां पर आईडीएफ की तरफ से इस हमले का वीडियो जारी कर दिया गया है। ये हमास का हेडक्वार्टर बताया जा रहा है, गाजा पट्टी में बना हुआ हमास का हेडक्वार्टर, जिसे आईडीएफ ने हमले में तबाह कर दिया। तो आईडीएफ का एक्शन लगातार जारी है और इस बीच ये तस्वीरें सामने आई। और इधर आपको बता दें कि ईरान पर चुप्पी को लेकर अमेरिका पर उठ रहे सवालों के बीच आपके लिए कुछ अहम जानकारी हम लेकर आए। आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर अब आगे युद्ध किस तरह से चलने वाला है, अभी के हालात क्या हैं। बता दें इजराइल 3 चरण में युद्ध की रणनीति को अंजाम देने की योजना बना रहा है। पहले चरण में क्या होगा? पहले चरण में हवाई और जमीनी हमले करके हमास का अंत करने की युद्ध नीति है, यानी हमास के टॉप कमांडर्स को चुन चुन कर मारो और हमास को कमजोर कर धीरे धीरे खत्म कर दो। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे फेज की, यानी दूसरे चरण की, जो बहुत जरूरी है। बता दें दूसरे चरण में इजराइल बचे कुचे हमास नेटवर्क का सफाया करना चाहता है ताकि नए सिस्टम की नींव रखी जा सके। हमास को पूरी तरह जड़ से उखाड़ने के बाद तीसरा फेज यानी तीसरा चरण शुरू हो जाता है। इस चरण में रिमोट कंट्रोल वाली सरकार बनाकर गाजा युद्ध का अंत करना इजराइल का मकसद माना जा रहा है। तो किस तरीके से ये तीनों चरण काम करेंगे हमने आपको बताया। इस विध्वंसक युद्ध के बीच उम्मीद की भी किरण दिख रही है। काहिरा में शांति सम्मेलन चल रहा है जिसमें 16 देश शामिल हुए हैं और दुनिया की चिंता बढ़ाने वाली इस युद्ध के खात्मे का खाका तैयार करने की कोशिश हो रही है। इस सम्मेलन में आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण कि मिस्र, फिलिस्तीन, जॉर्डन, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, तुर्की, इराक, इटली, स्पेन, ग्रीस, साइप्रस, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं और तस्वीरें भी वहां से सामने आई। तो वहीं गाजा के लिए मदद का रास्ता खुलने से भी एक राहत की खबर सामने आई। राफा बॉर्डर खुला तो मदद के सामान से भरे 20 ट्रक गाजा पहुंच सके, मगर इस राहत के पीछे एक संकट की भी कहानी है, क्योंकि राफा बॉर्डर के जरिए घुसपैठ और हमले की भी आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं अचानक जॉर्डन अब इजराइल को धमकाने लगा है। जॉर्डन ने इजराइल को हद में रहने की हिदायत भी दे दी है। तो ये भी जानकारी आपके लिए। इस बीच एक नजर में युद्ध के ये 5 पहलू अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें युद्ध नीति का खुलासा है। उम्मीद है, राहत है, तो संकट भी है और धमकी भी है। तो जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं किस तरीके से ये किया जा रहा है। युद्ध नीति 3 चरण में युद्ध लड़ा जाएगा, जिसमें इजराइल का अंतिम प्रहार। उम्मीद की बात करें तो काहिरा में शांति सम्मेलन हुआ, तस्वीरें सामने आई जिसमें 16 देश क्या युद्ध खत्म कर पाएंगे और इसको लेकर कोई नीति बना पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। राहत की बात करें तो राफा बॉर्डर खुला और ऐसे में गाजा पट्टी कुछ हद तक मदद पहुंच सकी, जो बहुत दिनों से वहां बॉर्डर पर इंतजार किया जा रहा था ट्रकों द्वारा कि उन्हें पास करने के लिए ये बॉर्डर खोल दिया जाए। संकट की बात करें तो हमले का डर लगातार सता रहा है, क्योंकि घुसपैठ की आशंका भी हो गई है इस बॉर्डर क्रॉसिंग के खुलने के बाद। और बात करें धमकी की तो महत्वपूर्ण है कि जॉर्डन की इजराइल को हिदायत है, इजराइल को हद में रहने को कह दिया गया है जॉर्डन की तरफ से। तो ये जरूरी जानकारी हमने आपके सामने रखी है।
तो ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच देखिए बिशंबर सर भी हमारे साथ यहाँ पर है आपा स्टूडियो में, जहाँ पर हम उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं सर कि ये जो 3 चरणों में पूरा एक्शन लेने की तैयारी कर ली गई है और इसमें खास ये माना जा रहा है कि चुन चुनकर पहले अपने टारगेट्स को निशाना बनाया जाएगा। और वो हमने खबर भी दिखाई कि जिस तरीके से गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक हुई और उसमें बाकायदा कमांड सेंटर को टारगेट किया गया। और ये भी मैं समझना चाहती हूँ कि इजराइल के कम्युनिकेशन सिस्टम को बार बार टारगेट किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहाँ पर उनका कोई कम्युनिकेशन टावर है उसे उड़ा दिया जा रहा है। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी लगती है आप? देखिए, जहाँ तक इजराइल की स्ट्रैटेजी है उसकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है कि फेज 1 में, मतलब जो आज के दिन दौर है, एक दुनिया की परसेप्शन मैनेज की जाए कि भाई इजराइल पर अत्याचार किया और हमास जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। दूसरा, ग्राउंड को सॉफन किया जाए, हमास का जितने हमास की लीडरशिप को, हमास के जो कमांडर्स हैं, हमास के जो अड्डे हैं, हमास के जो हेडक्वार्टर हैं, हमास के जो कम्युनिकेशन सेंटर, उनको एयर से डिस्ट्रॉय किया जाए बगैर ग्राउंड फोर्सेस के यूज किए। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं टैक्टिकल ऐसे स्पेशल ऑपरेशन किए जाएं कि किसी ना किसी तरह जो ये बंधक हैं इनको निकाला जा सके और पूरी दुनिया में एक माहौल रहे कि इजराइल जो है वो जस्ट कॉज के लिए लड़ रहा है। ठीक है, ये उनका पहला फेज है। दूसरे फेज में वो इस पर ग्राउंड अटैक करेंगे, सेलेक्टेड अटैक करेंगे। और तीसरा फेज आपने बहुत बढ़िया समझा। तो ये अगर उसका इरादा है तो इसमें हमास क्या कर सकता है? हमास चाहेगा इनके कम्युनिकेशन सेंटर्स, हमास करेगा इन पे सरप्राइज अटैक, हमास शो ऑफ स्ट्रेंथ करेगा। हमास जैसे उनके गाजा में जो हॉस्पिटल पे अटैक हुआ, जैसे उनको जो उनके अभी चर्च पे अटैक हुआ, इसका हमास जो है दुनिया की परसेप्शन, यानी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और उसका दौर शुरू हो चुका है। उसका तो दौर भरपूर है। मैं तो कहता हूँ बाइडेन साहब मतलब एक जंग सोशल मीडिया पर भी चल रही है। एक जंग पूरा का पूरा दुनिया के माइंड पे चल रहा है, पूरे दुनिया के माइंड पे चल रहा है। यहाँ देखिए जॉर्डन की भी बात करें सर, शिया मिलिशिया यहाँ से कितना बड़ा चैलेंज हो सकती है? देखिए, कोई चैलेंज नहीं, मैं नहीं मानता इनके पास कोई खास दमखम। देखिए, जॉर्डन और इजिप्ट ये तो इजराइल को रिकॉग्नाइज करने वाले फर्स्ट कंट्रीज में से हैं। इनका किसी किस्म का इजराइल से कोई ये प्रेशर टैक्टिक्स है, इस तरीके की बयानबाजी। ये देखिए, ये अंदर जो लोग डोरमेंट थे ये पॉलिटिकली अपने आप को एक्टिवेट कर रहे हैं और अपनी शो ऑफ सपोर्ट दिखा रहे हैं, स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। जैसे अब हिजबुल्लाह है, कुछ भी करेगा, एड ले लेगा, ईरान से एड ले लेगा, कहीं से फाइनेंशियल एड ले लेगा, तो अपने आप को मजबूत करेगा ना इजराइल इस पे नाम पे। ये लड़ाई जो है गाजा स्ट्रिप की, अरे हमास का कोई सपोर्टर नहीं है और कोई भी इस बात को कहने को तैयार नहीं है दुनिया में कि गाजा पट्टी में जो सिविलियन पॉपुलेशन है, जो पैलेस्टीनियंस हैं, उनका भी कोई हक है। बिल्कुल, दुनिया में कोई कहने वाला नहीं है। तो ये माहौल है, दुनिया में कोई शांति चाहता नहीं है, यूएन की कोई सुनने वाला नहीं है, यूएन बिल्कुल डिफंक्ट हो चुका है। अमेरिका जो है वो इस इलाके में। राजेश जी ये क्या कहा जा रहा है ना इजराइल की तरफ से बार बार कि वी डिड नॉट स्टार्ट दिस वॉर, हमने शुरू तो नहीं किया ना, कम से कम हमें अपने आप को डिफेंड करने का हक है, शुरू हमने नहीं किया, अंत हम करेंगे। इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखिए, जब वो शुरू में जब हमला हुआ था तो कई बार हमास ने यही और उनकी जो डिक्लेरेशन रही है कि इजराइल डज नॉट हैव अ राइट टू एग्जिस्ट, मतलब इजराइल को रहने का कोई हक नहीं है। तो इजराइल की नीति ये है कि हमें हक है रहने का और हम रहेंगे और हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। और जैसे कि उन्होंने कहा कि हमने थोड़े ना शुरू किया है, तो आपने शुरू किया है, सब कुछ ठीक ठाक था। एक सैटरडे मॉर्निंग थी और सब लोग शबात पे अपने को सेलिब्रेट करने के लिए बैठे हुए थे और आपने आके ये सब हैवानगी करी है। तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमको तो लड़ने पे मजबूर किया जा रहा है और हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो आपने हमारे साथ किया है उसको हम सहन नहीं कर सकते हैं। तो ये तो अभी तक तो जो दुनिया की परसेप्शन है वो इसी तरह से है। आगे क्या होता है, आगे परसेप्शन को कैसे चेंज किया जाता है? देखिए,
जब वो हॉस्पिटल के अटैक का जो कांड हुआ था, जो परसेप्शन मैनेजमेंट करने की कोशिश की थी, देखिए उसका काफी असर पड़ा, क्योंकि बाइडेन से कई हेड्स ऑफ स्टेट जो हैं उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया जी। तो उसका फर्क तो पड़ा कूटनीति पे। तो लेकिन मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गया है कि फैक्ट्स को वेरीफाई करना पड़ेगा और इजराइल जो है वो प्रिसिजन टारगेटिंग कर रहा है और उसमें भी जरूर कोलैटरल डैमेज होगा, क्योंकि हमास के जो फाइटर्स हैं उन्होंने बच्चों को और औरतों को अपने सामने खड़ा किया हुआ है, जबकि औरतों और बच्चों को बोला गया है कि आप साउथ में जाइए, हम साउथ में नहीं अटैक कर रहे हैं। हम शो ऑफ सपोर्ट की बात कर रहे हैं या प्रेशर टैक्टिक्स की बात कर रहे हैं। रंजीत सर, एक तस्वीर काहिरा से भी सामने आई जहां पर 16 देश एक साथ इकट्ठे हुए, उनके राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर मिले। बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, गाजा में अभी अभी फिर से भीषण अटैक हुआ, ये खबर हमें मिल रही है। इजरायली एयरफोर्स ने दरअसल बम बरसाए हैं, ये अभी अभी की बड़ी खबर है आपके सामने, जहां गाजा में एक बार फिर से भीषण अटैक हुआ। ये लाइव तस्वीर आपके सामने है, तो देखिए धुएं का गुबार उड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये गाजा का इलाका जहां पर अभी अभी एक बार फिर से भीषण अटैक देखने को मिला है। इजरायली एयरफोर्स ने इस इलाके में बम बरसाए हैं। तो रंजीत सर, मैं अपनी बात आपसे फिर से कहना चाहूंगी कि परसेप्शन बिल्डिंग की कोशिश भी इस दौरान की जा रही है, शो ऑफ सपोर्ट के जरिए, शो ऑफ स्ट्रेंथ के जरिए। काहिरा से जो तस्वीरें आज सामने आई जिसमें 16+ देश एक साथ इकट्ठे हुए, वहीं से फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि हम अपनी जमीन नहीं छोड़ने वाले। रंजीत सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? तो ये पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट जो है इजराइल, हम उन्होंने कहा है हम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी सब लीडर से बातचीत की है कि कुछ ढील होनी चाहिए। गुतरेस जो यूनाइटेड नेशंस के हेड हैं वो भी उधर पहुंच गए हैं, रफा गेट भी खुल गया है, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी सप्लाईज भेजी है। तो पूरी दुनिया का कुछ कोशिश है कि ये थोड़ा हल हो जाए। अब क्या बाइडेन साहब बोल रहे हैं वो अलग बात है। बाइडेन साहब लगे हुए हैं कि हम इजराइल को बिल्कुल मदद करेंगे जब तक हमास खत्म नहीं हो, क्योंकि 9/11 उनके मन में बसा हुआ है कि ये टेररिज्म बंद होनी चाहिए। जब भारत ने बोला था उनको उस वक्त नहीं समझे, लेकिन अब वो बिल्कुल समझ गए कि जितना डैमेज हमास पे हो अमेरिका का फायदा है। सर बिशब्बर सर, इस बीच ये भी बयान सामने आया अमेरिका की तरफ से, जहां पर ये कहने की कोशिश की कि सऊदी अरब और इजराइल की करीबी के जैसे करीबी बढ़ रही थी और उसी बीच ये युद्ध हुआ, तो ये उस कहीं ना कहीं उस करीबी के बढ़ने का ही परिणाम है। इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखिए, मैं नहीं समझता उसके करीब आने का कोई परिणाम है। ये एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी है जो बहुत लंबे दौर से प्लान्ड है, और मैं समझता हूँ इसी ग्रैंड स्ट्रैटेजी के तहत हमास को भी किसी ने जन्म दिया। हमास ने जब जन्म लिया तो फतेह से रिश्ते तोड़ लिए, गाजा पट्टी पे कब्जा कर लिया। और मैं एक चीज़ दाद देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अमेरिकन लीडरशिप का वो नहीं हूँ, लेकिन अमेरिकन जो आर्म्ड फोर्सेस हैं मैं उसको सैल्यूट करता हूँ कि दुनिया में जितना टेररिज्म था उसमें अगर किसी सेना ने मैक्सिमम सैनिक हमारे को हिंदुस्तान को छोड़ के अगर किसी ने गवाए हैं तो अमेरिकन ने गवाए हैं, और अपने लैंड पर 9/11 होने के बाद। मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, इस बीच कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, जल्दी से अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा देते हैं। हम इस युद्ध के अलग अलग पहलू भी आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें मानवीय पहलू भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच ये देखिए विध्वंसक तस्वीरें जहां पर इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद ये पूरा इलाका खंडहर बन चुका है, ये मलबे में तब्दील हो चुकी इमारतें, और इसमें कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं। इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद गाजा पट्टी का ज्यादातर इलाका अब कुछ इसी तरीके से दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके से इजराइल पर हमला बोला गया था हमास की तरफ से, उसके बाद नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया था कि अब गाजा पट्टी को हम मिट्टी में मिला देंगे, और यही हो रहा है। बड़ी खबर बता दें आपको, गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी हुई है, हमास लड़ाके के घर को तबाह किया गया।